जय हिंदी। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। मैं आरती द्विवेदी। हम आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं जो यूजीसी नेट और बिहार शिक्षक भर्ती पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग यूपी वगैरह का भी पीजीटी दे रहे हैं तो उनके भी सिलेबस में ये सब कॉमन ही है, लेकिन फिर भी हमने विशेष तौर पर ये बैच, ये जो क्लासेस हैं वो यूजीसी नेट के सिलेबस के आधार पर और बीपीएससी के टीचर के आधार पर रखी हैं। यूजीसी नेट और बीपीएससी टीचर का कुछ सिलेबस कॉमन है, बाकी यूजीसी का सिलेबस अलग है, तो फिर उसकी क्लासेस हम अलग करवाएंगे। जब तक कॉमन है तब तक इस एक साथ कराएंगे। हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इतिहास लेखन परंपरा पर बात की थी। हमने गारसा दत्तासी के बारे में पढ़ा था, मौलवी करीमुद्दीन के बारे में पढ़ा था, हमने जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पढ़ा था, जिन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास जिनके द्वारा किया गया, जो कालक्रमानुसार था। उसके बाद हमने बात की मिश्र बंधुओं पर। फिर हमने बात की आचार्य शुक्ल जी पर, और दो पुस्तक जो विदेशियों द्वारा लिखी गई हैं, एडविन ग्रीव्स और एमसी के द्वारा, उन पर भी हमने बात की। उनकी केवल बुक्स के नाम ही हमने बताए थे। पीछे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, ग्रंथों के नाम लिखे हैं जो साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं। इनके नाम, इनके राइटर के साथ याद करना आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ना सीधा सीधा बुक का नाम देकर उनके राइटर का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए, चूंकि इसमें समझाने जैसा विस्तार में कुछ नहीं था, इसलिए हमने बोर्ड पे लिख दिया आपका समय बचाने के लिए। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट साहित्य इतिहास की बुक हैं जो आपको याद करनी है। पहले जिन पर हमने बात की जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य शुक्ल जी पर। आचार्य शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा नाम आपको मिलेगा, जो नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बड़ा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हम आपसे पहले भी कह चुके थे कि जो भी इतिहास लिखे गए, जो भी साहित्य के इतिहास लिखे गए, उनकी आधार रेखा के रूप में कौन था? शुक्ल जी ही थे। शुक्ल जी को ही आधार बनाकर बाकी लोगों ने इतिहास लिखा, और शुक्ल जी और द्विवेदी जी की कई चीजों में आपको मतभेद दिखाई देगा और एक डिबेट की तरह दिखाई देगा इनका इतिहास। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तकें साहित्य के इतिहास के रूप में हमारे सामने है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य इतिहास और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। चूंकि जब नामकरण हुआ तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही दिया हुआ है, ये प्रश्न पूछा जाता है। आप वीडियो को देखिएगा, और अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा, और कमेंट्स में हमको अवश्य बताइएगा कि आपको कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपके प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। टॉपिक खत्म होने के बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराएंगे, जो आए हुए सभी परीक्षाओं के प्रश्न होंगे, और या कुछ अलग से भी प्रश्न बन पाएंगे जो हमें लगेगा कि इस पे पूछा जा सकता है, तो हम उस पे प्रश्न बनाकर भी आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे। अन्यथा जो आए हुए प्रश्न है उन पर हम डिस्कस करेंगे, और वो वीडियो आपके ऑडियो वीडियो होंगे, पर आपको अच्छे लगेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तीनों पुस्तक किसकी हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये आपको एकदम रट लेनी है, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं एग्जाम में। अगला नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसके बाद रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। यही नाम शुक्ल जी की पुस्तक का भी है, लेकिन दोनों नाम एक साथ नहीं दिए जाएंगे। अगला है बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य। उसके बाद पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। पंडित सूर्यकांत शास्त्री, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इस पर थोड़ा ध्यान दें। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, हिंदी साहित्य का अतीत। आप लोग सोचते होंगे कि इतना रट्टा मारना पड़ेगा मैम, कैसे होगा? तो आप लोग सोचिएगा, आप पीजीटी नेट इनका एग्जाम देने वाले हैं, नेट क्वालिफाई करके आप आगे प्रोफेसर बनेंगे।
पीजीटी क्वालिफाई करके आप लेक्चरर बनेंगे, प्रवक्ता बनेंगे, आप 11th-12th को पढ़ाएंगे, आप बीए एमए को पढ़ाएंगे, तो आपसे इतनी आशा तो की ही जाती है कि आपको इतना याद हो। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, फिर दूसरी बुक लिख देती हूँ, जो रह गए हैं 2-4 नाम इम्पोर्टेंट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तक हैं, कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामचंद्र शुक्ल रसाल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। बाबू श्याम सुंदर दास की पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। पंडित सूर्यकांत शास्त्री की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद की पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत। ये आप में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। एक और महत्वपूर्ण नाम है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, कुछ महत्वपूर्ण नाम है, इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हमने आपको पहले भी इस पर चर्चा की थी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। एक पुस्तक है बच्चन सिंह की, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये बहुत अच्छी, बहुत सरल भाषा में लिखी पुस्तक है। अगर शुक्ल जी की पुस्तक आपको टफ लगती है तो आप इनकी पुस्तक पढ़ भी सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। डॉक्टर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, अगला नाम आपके पास है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। संवेदना का विकास। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला नाम है डॉक्टर भागीरथ मिश्र। डॉक्टर भागीरथ मिश्र। अगला नाम है डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। किसकी पुस्तक है? गणपति चंद्र गुप्त की। एक नाम है डॉक्टर राम खिलावन पांडे। डॉक्टर राम खिलावन पांडे, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का
नया इतिहास। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास। ठीक है। एक और नाम इस बार एग्जाम में भी पूछा गया था, अभी जो बीपीएससी का पिछली बार पीजीटी का एग्जाम हुआ था, डॉक्टर सुमन राजे की पुस्तक। डॉक्टर सुमन राजे की पुस्तक है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह की है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये भी पुस्तक बहुत अच्छी है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र की पुस्तक है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। डॉक्टर रामखिलावन पांडेय की पुस्तक है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। और डॉक्टर सुमन राजे की पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ऐसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने एक पुस्तक और लिखी है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वो इतनी जरूरी नहीं है, ये पूछी जाती है दूसरा इतिहास, तो हमने आपको ये लिखाया। इसके बाद हम बात करेंगे, अभी तो हमने बात की इतिहास लेखन की परंपरा पर, साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर। आप नोट्स बनाते जाइएगा, देखिएगा एग्जाम में आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जो अगले चरण में, अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर। तो इसको मिटा देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण। काल विभाजन व नामकरण थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिंदी साहित्य तो आप समझ ही चुके थे। काल विभाजन और नामकरण, ये क्यों जरूरत पड़ी, क्यों काल विभाजन की जरूरत पड़ी, क्यों नामकरण की आवश्यकता पड़ी? तो किसी भी चीज को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए उसे चैप्टर वाइज बांटना आवश्यक हो जाता है। जैसे हम अपनी पाठ्य पुस्तक देखते हैं तो उसमें भी चैप्टर लिखे होते हैं, उन चैप्टर्स का कुछ ना कुछ नाम दिया होता है। अगर हम अपनी साइंस की बुक उठाएं या फिर हम अपनी हिंदी की ही बुक उठाएं या किसी भी सब्जेक्ट की बुक उठाएं, ज्योग्राफी की बुक उठाएं या इतिहास की पुस्तक लें, तो आप देखेंगे उसमें चैप्टर वाइज लिखा होता है। जो एकेडमिक में चलती है उनमें चैप्टर नंबर भी दिया होता है, उसके बाद एक टाइटल भी जरूर होता है। जैसे अगर आप इतिहास की पुस्तक उठाएंगे तो आप देखेंगे सल्तनत काल है, फिर मुगल काल है, आधुनिक काल में आप देखेंगे अंग्रेजों का आगमन, कंपनी का शासन या गांधी युग, इस तरह के नाम कोई ना कोई चैप्टर का नाम दिया जाता है ताकि पढ़ने में आसानी होती है। और जो नामकरण रहता है उससे ये पता चलता है कि हम आगे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में किसकी विशेषता होंगी, क्या चीज दी होगी। चैप्टर के अंदर की चीजें जानने के लिए हम उसका टाइटल पढ़ते हैं और टाइटल से हमें पता चल जाता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। अगर सब कुछ ऐसे ही लिख दिया जाए तो वो इतना घालमेल हो जाएगा कि समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर क्रमबद्ध नहीं होगा नाम, जैसे अभी आपको भक्ति काल पढ़ना है, आपको कबीर पढ़ना है,
आपको पता है कि कबीर भक्ति काल में है, तो आप कोई भी पुस्तक उठाएंगे तो सबसे पहले आप भक्ति काल निकालेंगे, फिर आप उसमें से कबीर का चैप्टर निकालेंगे और कबीर पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई बुक में जो विषय सूची होती है वो अगर हो ही नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे? आपको कबीर ढूंढना है, तो आप लगे हर चैप्टर को, हर पेज को पलटते जा रहे हैं, तब आपको पता चल रहा कि अच्छा यहाँ कबीर थे। इतने में तो पूरी ही पुस्तक पढ़ जाती। इसलिए क्रमबद्ध अध्ययन हो, सटीक अध्ययन हो और समय का भी उसमें बचत हो, इसलिए हर सब्जेक्ट का काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। चूंकि ये इतिहास है इसलिए इसमें काल विभाजन होता है। भले ये साहित्य का इतिहास है पर है तो इतिहास ही ना, इसलिए इसमें काल विभाजन होता है। और जो चीजें होती हैं साइंस या ज्योग्राफी या वो, उनमें विशेषताओं के आधार पर होता है या खोज के आधार पर उसका विभाजन किया जाता है। या जैसे फिजिक्स में है तो लाइट एक चैप्टर है, ठीक है, और इस तरह से उसमें अलग अलग चैप्टर हैं, कुछ यांत्रिक नाम है उनके, तो वो उस तरह से डिवीजन है, पर डिवीजन सभी चीजों में है, ठीक है। वैसे ही साहित्य में काल विभाजन और नामकरण है। सर्वप्रथम हम बात करें कि काल विभाजन किसने किया, तो साहित्य इतिहास लेखन की जब हमने बात की तो आपसे दो नाम आपने सुने थे शुरू में कि सर्वप्रथम प्रयास जो किया था वो गारसा दत्तासी ने किया था, गारसा दत्तासी ने। इसके बाद जो प्रयास किया था उसमें नाम आता है शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सेंगर। ये दो नाम हैं, सबसे पहले गारसा दत्तासी और फिर भारतीय शिव सिंह सेंगर ने इतिहास लेखन का प्रयास किया था। पर चूंकि ये दोनों नाम ऐसे हैं कि इन दोनों लोगों ने जो इतिहास लिखा वो काल क्रम के अनुसार नहीं था, वो वर्ण क्रम के अनुसार था, इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें इतिहास की भी संज्ञा नहीं मिलती है। और इन्होंने काल क्रम के अनुसार लिखा ही नहीं था, तो यहाँ काल विभाजन नहीं मिलता है। तो पहला काल विभाजन जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको जॉर्ज ग्रियर्सन के यहाँ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हीं का इतिहास हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी माना जाता है और काल विभाजन का प्रथम प्रयास भी था। काल विभाजन का प्रथम प्रयास। पर आप देखेंगे इनका भी काल विभाजन कोई बहुत सटीक काल विभाजन नहीं है, इसे वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली, इसे मान्यता नहीं दी बाद के आलोचकों ने, पर चूंकि प्रथम प्रयास है इसलिए महत्वपूर्ण तो है ही। इन्होंने जो काल विभाजन किया वो 11 भागों में किया। कितने भागों में? 11 भागों में, जिसमें से एक भाग अभी आपकी परीक्षा एस्टेट में पूछा गया था, इसलिए इसके 11 भाग इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। एस्टेट में पूछा गया है, हो सकता है 11 में से एक भाग आपका बीपीएससी में भी पूछ दिया जाए टीचर वाले एग्जाम में, तो 11 नाम याद करना कोई कठिन नहीं है अगर उनमें से एक प्रश्न आपको मिल जाता है। तो आइए 11 नाम देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें आपको पहला मिलेगा चारण काल, इसीलिए पूछा जाता है आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो वो भी किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल, इन्हें सबसे पहले काल का नाम क्या रखा? चारण काल। और चारण काल की संज्ञा, ये पहला चरण कौन था? आदिकाल था। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो वो भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ये प्रश्न भी बनता है। नंबर 1 चारण काल है। नंबर 2 है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा नाम है जायसी की प्रेम कविता। चौथा नाम है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। यही प्रश्न आया था,
यही स्टेट में पूछा गया था। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय किसका कालखंड है, किसने एक कालखंड का नामकरण ब्रज का कृष्ण संप्रदाय के रूप में किया, तो वो किसका था, जॉर्ज ग्रियर्सन का। चौथा हो गया ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है आपका, पांचवा हो जाएगा मुगल काल। मुगल काल। छठवां हो जाएगा तुलसीदास। सातवां हो जाएगा रीतिकाल। यहाँ लिख लेते हैं। आठवां हो जाएगा, सातवां रीतिकाल। आठवां हो जाएगा तुलसीदास। तुलसी के अन्य परवर्ती कवि। 8 हो गए। 9वां है आपका 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी। 10वां है महारानी, नीचे लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा नाम है। 10वां नाम है महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया के काल में, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कहीं कहीं आपको 12 भी लिखा मिल जाएगा, 12वां विविध लिखा रहता है, लेकिन ऑथेंटिक 11 ही है। ठीक है, 11 काल विभाजन किए, 11 भागों में इन्होंने विभाजन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का। नंबर 1 चारण काल। नंबर 2 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। नंबर 3 जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5वां मुगल काल। 6वां तुलसीदास। 7वां रीतिकाल। 8वां तुलसी के अन्य परवर्ती कवि। 9वां 18वीं शताब्दी। 10वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ये आपके 11 विभाजन है। शुक्ल जी ने इसे व्रत संग्रह मात्र कहा है। व्रत संग्रह मात्र कहा। शुक्ल जी ने इसे व्रत संग्रह मात्र कहा। कोई वैज्ञानिक इसका काल विभाजन नहीं माना, नामकरण नहीं माना। ये आपको नोट करना है, कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे मिस्र बंधु की। अगला नाम आता है मिस्र बंधु। इनकी पुस्तक हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद इनकी पुस्तक है। इन्होंने जो काल विभाजन किया वो 5 भागों में किया। जैसे पहला नाम जो इन्होंने दिया वो दिया आरंभिक काल। आरंभिक काल मतलब अगर पूछा जाए आदि काल को आरंभिक काल किसने कहा, तो मिस्र बंधुओं ने। और इनका काल था 700 से 1444 विक्रमी संवत। ठीक है। दूसरे काल का नाम इन्होंने दिया माध्यमिक काल। माध्यमिक काल। और इसका समय
1444, 1445 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा काल का नाम इन्होंने रखा अलंकृत काल। ये भक्ति काल हो गया। अलंकृत काल का मतलब रीति काल हो गया, अलंकृत काल। और अलंकृत काल का कालखंड है 1681 से 1889 विक्रम संवत। इसके बाद इनका अगला काल आता है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल, और इसका काल है 1890 से 1925 तक, वही विक्रमी संवत। फिर अगला नाम है वर्तमान काल, जो 1925 से अद्यतन। ठीक है, ये मिश्र बंधुओं के क्या है, काल विभाजन है। इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ठीक है, आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रमी संवत, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी संवत, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी संवत, परिवर्तन काल 1890 से 1925, वर्तमान काल 1925 से अद्यतन तक। ठीक है, इसके बाद इनकी एक और पुस्तक मिलती है जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न, ये इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने 9 कवियों का समावेश किया है। 9 कवियों को शामिल किया है। 9 कवियों को शामिल किया है। और इसमें इन्होंने देव कवि का नाम है, देव को बिहारी से बड़ा माना। देव को बिहारी से बड़ा माना है। ठीक है, कौन कौन से कवि हैं नोट कर लीजिए। ये जो 9 कवि हैं वो कौन कौन से हैं, आइए नोट करवा देते हैं। सबसे पहले कबीरदास। क्रम आप बदल भी लेंगे तो उससे क्रम से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो ऑब्जेक्टिव देना है, याद होना चाहिए। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास चौथा है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास पांचवा है। देव छठवा है। बिहारी सातवां है। भारतेंदु आठवां है। भूषण और 9वें कवि हैं मतीराम। इन दोनों कवियों को मिला के त्रिपाठी बंधु भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से 9 कवि हैं, इन्हीं देव को बिहार लिख दिया मैंने, बिहारी, बिहारी। इन्हीं देव को बिहारी से ऊपर माना है। यहाँ भी बिहार लिखते लिखते ना बिहारी लिख जाता है। देव को बिहारी से ऊपर माना है। कौन कौन से कवि हैं, शुरू में 4 में दास लगा हुआ है, याद कर लेना। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास। फिर देव और बिहारी, लाइन याद रखना, देव को बिहारी से बड़ा माना है। फिर भारतेंदु जी, उसके बाद भूषण और मतीराम, ये त्रिपाठी बंधु में आते हैं। पूछा भी जा सकता है त्रिपाठी बंधु में कौन कौन आता है, तो भूषण और मतीराम। इसी तरह मिश्र बंधु में कौन कौन आता है, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। ये 3 भाई हैं। पहला दूसरा क्या, कोई भी लिख दो, गणेश बिहारी मिश्र,
दूसरे हैं आपके श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, और तीसरा नाम है शुकदेव, नहीं चल रहा, शुकदेव, शुकदेव बिहारी, ये मिश्र बंधु हैं। ठीक है, ये मिश्र बंधुओं का कालखंड हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अगला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। महत्वपूर्ण नाम है, इनके नामकरण से, काल विभाजन से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इनका पहला नाम जो इन्होंने, जिसे बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, और जो सर्व प्रचलित है उसको इन्होंने नाम दिया वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। और इसका समय है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। ठीक है, दूसरा काल इन्होंने जो कहा वो था भक्ति काल, भक्ति काल को मध्यकाल भी कहा गया, भक्ति काल भी कहा गया। मध्यकाल में भक्ति काल और रीतकाल दोनों आ जाते हैं। 1375 से 1600 विक्रमी संवत। अगला है रीतिकाल, रीतिकाल 1600 से 1800, सॉरी ये 1375 से 1700 है, और ये 1700 से 1900 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी। वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा, गद्य काल कहा, जिसका 1900 से अध्ययन है। वैसे 1984 तक का इतिहास दिखता है इनके में। ठीक है, इसके बाद एक और नाम आता है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है जितना रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, पर फिर भी थोड़ा सा अलग है इनका काल विभाजन का, तो देख लेते हैं। रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने जो काल विभाजन किया, इन्होंने कहा हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था, दूसरा हिंदी साहित्य की किशोरावस्था, और उसके बाद हिंदी साहित्य की युवावस्था। इसी को दो दो भाग भी कर दिए गए हैं, पूर्वार्ध बाल्यावस्था, उत्तरार्ध बाल्यावस्था, पूर्वार्ध किशोरावस्था, उत्तरार्ध बाल्यावस्था, और इसे परिवर्तन काल और वर्तमान काल। इसका काल है 1000 से 1400, ये 1400 से 1800 विक्रमी संवत ही है। ठीक है, और ये 1800 से अब तक इन द सेंस जब तक उन्होंने लिखा। ये दो लोग हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा काल डेट, मतलब इसका जो सन है, जो विक्रमी संवत है, उसके साथ
वीर गाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900, गद्य काल 1900 से 1984 तक। पूछता नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं। ये रामशंकर शुक्ल रसाल का है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था 1000 से 1400, 1400 से 1800, 1800 से अब तक। अगला नाम, महत्वपूर्ण नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिनके कालखंड सर्वमान्य है, जिसे सर्वसम्मति प्राप्त हुई। तो आइए, अगला नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके जो काल विभाजन है, जो नामकरण है, वो सर्वसम्मत हैं। जैसे इन्होंने आदिकाल, जिसे शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, उसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का। आदिकाल के नामकरण को लेकर बहुत विवाद है, बहुत लोगों ने बहुत तरह के नाम दिए। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी को बीजप्पन काल कहा, किसी ने संधि काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, किसी ने वीर गाथा काल कहा, किसी ने वीर काल कहा। बहुत सारे नाम है, इन पर हम कल तो हम आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। उसके बाद जब हम आदिकाल स्टार्ट करेंगे तब हम उसके नामकरण की बात करेंगे। आदिकाल 1000 से 1400 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1400 से 1600 विक्रम संवत, रीति काल 1600 से 1800 और आधुनिक काल, जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल कहा, आधुनिक काल 1800 से अद्यतन तक। 1952 भी कोई कहता है कि वहां तक का लिखा है, लेकिन 1800 से आगे कोई डेट ऐसा डिफाइन नहीं है। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल 1000 से 1400, 1400 से 16, 16 से 18, 18 से अब तक। ये अब तक तो नहीं कहेंगे, अद्यतन, जब तक वो पुस्तक लिखी गई तब तक के लिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमने जॉर्ज ग्रियर्सन देखे, मिश्र बंधु देखे, आचार्य शुक्ल देखे, रमाशंकर शुक्ल रसाल देखा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल देखा। अब मेन विवाद आदिकाल के नामकरण पर है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये आज का क्लास यहीं बंद करते हैं, और आप लोग याद करते रहिए, साथ ही साथ नोट करते रहिए। हमें पूरा भरोसा है कि आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे और आपको सिलेक्शन भी दिलाएंगे। आज आपको भले लग रहा हो, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन लगेगा कि हाँ सही पढ़ा था, हमने सही चीज पढ़ी थी। तो आप अपने नोट्स बनाकर तैयारी करते रहें। बहुत गाइड वाइड के चक्कर में ना पड़े। कुछ बहुत सतही गाइड रहती है जिनमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं, सन को लेके, किताबों के नाम को लेके, वो आपको परेशानी में डाल देंगे। हम जो भी यहाँ लिखाते हैं वो मेनली हम दो पुस्तक यूज करते हैं। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास, दूसरा बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। वैसे हम थोड़ा बहुत रेफरेंस जो लेते हैं वो डॉक्टर नगेंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, उससे लेते हैं। तो हम ऑथेंटिक बुक से ही आपको बताते हैं कोई भी चीज, हम गाइड प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।